सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे बहुत ही रोचक और आनंददायक पाठ है और बहुत हमको पढ़ने में इसमें आनंद आएगा। और वह पाठ है कक्षा 10वीं का। 10वीं की जो पुस्तक चलती है क्षितिज, उस क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत नागार्जुन द्वारा रचित जो पाठ कल और आज एवं दूसरा शीर्षक है उषा की लाली, इन दोनों का अध्ययन हम करेंगे। कुल मिलाकर यह है कि संपूर्ण पाठ का अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, तो इसलिए निरंतर बने रहिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले भाग आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों कि हम जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न ऋतुओं का देश है, और यहाँ पर इस जो इस पाठ में बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, दो ऋतुएं मुख्य रूप से उनमें तुलना की है कि दोनों ऋतुओं में किस प्रकार एक कृषक के जीवन में, एक किसान के जीवन में किस प्रकार वो प्रभाव डालती है और किस प्रकार का वातावरण हमको देखने को मिलता है। उन सब बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दोनों के अंतर के रूप में। इधर मैंने ग्रीष्म ऋतु की स्थिति का वर्णन किया है और इधर यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें वर्षा ऋतु का चित्रण हुआ है। तो पहले हम कल और आज जो शीर्षक है इसका अध्ययन करेंगे। तो कल का मतलब हो गया बीता हुआ कल, यस्टरडे, अर्थात बीता हुआ कल, और आज का मतलब है आज, वर्तमान में। तो कल जो बीता हुआ कल है उसके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु को बताया गया है, और आज में जो बताया गया है वह वर्षा ऋतु को बताया गया है। तो ग्रीष्म ऋतु में किस तरह की परिस्थितियां होती है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, अभी कल तक गालियां देती थी तुम्हें हताश खेतिहर, कि अभी कल तक जब ग्रीष्म ऋतु थी उस समय एक किसान, क्योंकि उसका खेत सूख जाता है, चारों तरफ सूखा वातावरण हो जाता है, धरती तपने लग जाती है और कहीं पर भी कोई बीजारोपण वो नहीं कर सकता, कहीं फसल अंकुरित नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में एक खेतिहर मजदूर अर्थात एक किसान उसको गाली देता है, अर्थात उसको वह ऋतु उसको कहीं कहीं चुभती है। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैया के झुंड। और अगर बात की जाए पक्षियों की, तो पक्षियों के नहाने के लिए पानी की कहीं व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि इस ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश जल स्रोत सूख जाते हैं और उनके सूखने की स्थिति में पक्षियों के स्नान करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐसी स्थिति में बेचारे धूल से ही नहाते थे। गोरैया का मतलब पक्षी, तो पक्षियों को क्या है, धूल में ही लोटपोट करके और स्नान कर लेते थे। अभी कल तक धरती की कोख में दुबड़े पड़े थे मेंढक, और अभी कल तक जो स्थिति हुई थी कि धरती की कोख में, क्योंकि बाहर अत्यधिक धूप पड़ रही है और कहीं जल का स्थान नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है धरती की कोख में मिट्टी में कहीं कहीं दुबके पड़े थे। अभी कल तक था उदास। कुल मिलाकर अभी कल तक देखा जाए, अर्थात ग्रीष्म ऋतु के समय देखा जाए, तो सारा मौसम, सारा आसमान उदास और बदरंग, जिसका कोई रंग नहीं है, ऐसा वो आसमान हो रहा था। कुल मिलाकर के संपूर्ण वातावरण ऐसा लग रहा था, सूखा सूखा सा प्रतीत हो रहा था। अब जैसे ही वर्षा ऋतु आई उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये तो हमने ग्रीष्म ऋतु की बातें सुन ली। अब वर्षा ऋतु में क्या परिवर्तन आया उसको सुनिए। और आज का मतलब वर्षा ऋतु। ऊपर ही ऊपर तन गए तंबू तुम्हारे तंबू। और आज जैसे ही वर्षा ऋतु का मौसम आया तो आसमान में बादल रूपी तंबू तने हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात तंबू से तात्पर्य, तंबू जानते होंगे आप कि धूप को रोकने के लिए जिस प्रकार गांवों में या कहीं पर भी तंबू लगा दिए जाते हैं, टेंट लगा दिए जाते हैं, तो वो तंबू और या टेंट, उससे आने वाला धूप, उससे लोगों का बचाव हो जाता है। और वर्षा ऋतु जैसे ही आई तो वो बादलों के तंबू चारों तरफ आसमान में तने हुए नजर आने लगे। और आज चमका रही है वर्षा। पावस का मतलब वर्षा रानी, पावस का मतलब वर्षा। और आज ये वर्षा रानी, पावस रानी से तात्पर्य वर्षा रानी, अपनी बूंदा और बूंदियों अर्थात
अपने जो बूंद गिरती है वर्षा की, पावस ऋतु, वर्षा ऋतु में जो वर्षा की बूंदें गिरती है, उन बूंदों के माध्यम से ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे अपनी पायल चमका रही हो, अपनी पायल चमकाती हुई प्रतीत हो रही है। पावस को किसका रूप दे दिया? रानी का, कि रानी अपनी बूंदा बूंदी रूपी जो पायल है उसको छनकाती हुई प्रतीत हो रही है। और आज चालू हो गई झिंगुरों की सेनाई अविराम। और झिंगुर आप देखते होंगे वर्षा ऋतु के समय चारों तरफ जो झिंगर है उनकी आवाज चारों तरफ गूंजने लग जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही उनकी आवाज गूंजती है, सर्द वर्षा ग्रीष्म में नहीं। ग्रीष्म ऋतु में जो झिंगुर शिथिल पड़े रहते हैं, कोई अस्तित्व नहीं होता उनका, वर्षा ऋतु में आते ही वह भी चहकना चालू हो जाते हैं, उनकी आवाज भी सुनाई देने लग जाती है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और मोर जो कि कल तक उदास थे, स्थिति उनकी ऐसी थी कि वो नाचने की तो सोच भी नहीं सकते। और जैसे ही वर्षा ऋतु का मौसम आया, मोर अपने आप ही नाचना प्रारंभ हो जाते हैं, प्रसन्नता के साथ बोल उठते हैं, कूक पड़े बोल उठते हैं और थिरकने लग जाते हैं मोर और नाचने लग जाते हैं। कब की स्थिति है? वर्षा ऋतु के समय। और आज आ गई वर्षा पावस जान, और ऐसा जान करके कि अब वर्षा ऋतु आ गई है, ऐसा जान करके दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, दूब की अर्थात जो घास दूब होती है, उस दूब की झुलसी सिराएं जो ग्रीष्म ऋतु के कारण जिसकी सिराएं झुलस चुकी है, उन झुलसी सिराओं में भी जान आ चुकी है, उनमें भी जान आ चुकी है, अर्थात वापस वो हरी होने लग गई है। किसकी वजह से? वर्षा ऋतु की वजह से। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। और कुल मिलाकर यह कि जब ये संपूर्ण वातावरण दिखाई देने लगा, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, उसके साथ साथ ही ये ग्रीष्म ऋतु अपना समस्त सामग्री, लाव लश्कर का मतलब समस्त सामग्री लपेट करके और जैसे रवाना हो गया हो। तो यहाँ पर हमने दोनों में तुलनात्मक, कवि ने बहुत ही सुंदर तुलनात्मक तरीके से इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार एक वर्षा ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार अंतर है, किस प्रकार का अंतर है। कि ग्रीष्म ऋतु में जहाँ सभी प्राणी, धरती सब पीड़ित रहते हैं, और वहीं वर्षा ऋतु में सबके चेहरे खिल जाते हैं, मोर नाचना प्रारंभ हो जाते हैं, झिंगुरों की सेनाएं चारों तरफ बसती नजर आती है, और यहाँ पर ऊपर ही ऊपर बादल ऐसे लगते हैं तंबू की तरह, अर्थात धूप का जो प्रभाव है उसको बादल रोक देते हैं, और चारों तरफ वर्षा ऋतु के आगमन से जो बूंदे गिरती है, ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु रूपी जो रानी है वो अपनी पायल चमका रही हो। तो यहाँ पर कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कल और आज में कवि ने क्या अंतर बताया है, या वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जो अंतर स्पष्ट किया है उसको अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न वो पूछ सकते हैं। वैसे और जो प्रश्न बनेंगे इसमें से वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह रही बात कल और आज की। अब इसकी नागार्जुन की दूसरी कविता आती है उषा की लाली। इस कविता को भी हम इसी भाग में पढ़ेंगे। तो उषा की लाली, उषा से तात्पर्य आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं। उषा प्रातःकाल नहीं होता है, प्रातःकाल से पूर्व का जो समय होता है वह उषा काल माना जाता है। और उषा की लालिमा से कौन अपरिचित है? हम जानते हैं उदित सविता ताम्रम, कि सूर्य ताम्र रंग का उदय होता है और ताम्र रंग का अस्त होता है। तो ताम्र रंग का मतलब जो स्वर्णिम रंग, उसकी तरह सूर्य नजर आता है। प्रातःकाल जब प्रातःकाल से पूर्व जो सूर्य उदय होता है उसकी उषा काल की लालिमा अभी से गए निकल। कि अब क्या होता है उषा काल में, कि उषा की लाली में अभी से गए निकल हिमगिरी के कनक शिखर। कि जैसे ही उषा काल की जो लालिमा हिमगिरी के शिखरों पर, हिमगिरी हिमालय पर्वत, हिमगिरी से तात्पर्य क्या हुआ कि हिमालय पर्वत, जैसे ही उषा की लाली, ध्यान से सुना, कि उषा की लाली जैसे ही हिमगिरी के शिखरों पर पड़ती है, ये मान लो हिमगिरी, इसके शिखरों पर जैसे ही उषा की लालिमा पड़ती है तो हिमगिरी के जो शिखर है वो कनक के समान, सोने के समान, लाली कैसे लगती है? स्वर्णिम। तो उस हिमगिरी के शिखर सोने के समान चमकते हुए नजर आते हैं। निखर गए, निखर का मतलब निखार आ गया। जैसे उससे उषा की लालिमा उन
हिमगिरी के पर्वतों की शिखरों पर पड़ी तो वह पर्वतों के शिखर सोने की भांति चमकते हुए नजर आ गए। आगे बढ़ा शिशु रवि। अब देखो यहाँ पर सूर्य को बाल रूप क्या माना है, क्योंकि प्रारंभ में जब सूर्योदय होता है तो वह शिशु के रूप में ही बढ़ता है। तो जो जो वो शिशु रूपी जो सूर्य है, शिशु से तात्पर्य, शिशु रूपी सूर्य से तात्पर्य क्या हो गया, यहाँ पर शिशु रूपी सूर्य से तात्पर्य यहाँ पर रूपक अलंकार भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि रवि को किसका रूप दे दिया, शिशु का, इसलिए रूपक अलंकार यहाँ पर हो गया। रूपक अलंकार क्या होता है, जिसमें उपमेय व उपमान को एक रूप मान लिया जाए तो वहां रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा, कौन, ये शिशु रूपी सूर्य, बदली छवि, संपूर्ण वातावरण की शोभा अपने आप ही बदली बदली नजर आने लगी। सारा वातावरण सौंदर्यवान हो गया, शोभायमान हो गया, ऐसा दृश्य चारों तरफ दिखाई देने लगा। देखता रह गया अपलक कवि, और इस सुंदर दृश्य को कवि जो है अपलक, बिना पलक झपकाए इस सुंदर दृश्य को वो देखता रह गया। इस संपूर्ण दृश्य को बिना पलक झपकाए कवि एकटक देखता रह गया। अपलक का मतलब एकटक, क्योंकि इतना अद्भुत सौंदर्य से उसकी नजर हटने को लिए तैयार नहीं थी। उसको लग रहा था वास्तव में ये अद्भुत सौंदर्य, कितना सुंदर दृश्य है कि उषा की लालिमा पड़ रही है हिमालय पर, और हिमालय के जो शिखर है वो सोने की भांति चमक रहे हैं। और आपको पता है हिमालय में बर्फ होती है, और बर्फ में जो लालिमा किरणें पड़ती है तो शिखर जो है सोने की भांति चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। डर था प्रतिपल अपरूप ये जादुई आभा, और डर था तो किस बात का, प्रत्येक पल एक ही बात का डर था कि ये जादुई आभा, कहीं ये अनोखी जादुई आभा, अपरूप, अनोखी, अद्भुत, ये जादुई जो चमक है ये जाए ना बिखर, जाए ना बिखर। किस बात का डर था, कहीं ये समाप्त न हो जाए, ये समाप्त न हो जाए, इस बात का कवि को हमेशा डर था कि इतना सुरम्य दृश्य कहीं खत्म न हो जाए। मन करता है इसको बार बार देखता रहूं, इस उषा की लाली को मैं बार बार देखता रहूं, ऐसा कवि का बार बार मन करता है। और उसको डर किस बात का सता रहा है, कई बार प्रश्न आ जाता है, कवि को किस बात का डर था, उसको इस बात का ही डर था कि कहीं ये शोभा समाप्त न हो जाए। क्योंकि अब छोटे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो छोटे प्रश्न अतिलग्नात्मक में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उषा की लाली भले हो उठे निखर, और इस उषा की लाली में और भी निखार आ गया है हिमगिरी के कनक शिखर। और हिमगिरी के कनक शिखर, स्वर्णिम शिखरों में वो जो हिमगिरी के शिखर है वो सोने के समान और भी अच्छे चमकने लग गए, उसकी शोभा अद्भुत लग रही है। तो ये उषा काल का वर्णन है। सारांश रूप में हम सुन ले कि जब उषा कालीन किरणें पड़ती है, लालिमा युक्त किरणें पड़ती है हिमालय पर, तो हिमालय की जो बर्फ की चोटियां है उस पर जब लालिमा युक्त किरणें पड़ती है तो बर्फ के जो शिखर है, हिमालय के जो शिखर है वह सोने की तरह चमकते हुए निखरते हुए चमकते हुए नजर आते हैं। और ऐसे सुरम्य दृश्य को देखने के बाद कवि को मन करता है, उसके मन में एक डर आता है कि कहीं ये सुंदर दृश्य लुप्त न हो जाए। मन करता है इसको मैं बार बार देखता रहूं, और उत्साहित होकर के उसको देखते रहते हैं। तो ये दोनों कविताएं हमने पढ़ी, ठीक है। अब इनकी सप्रसंग व्याख्या, संपूर्ण पाठ की सप्रसंग व्याख्या अगर करनी हो हमको तो किस प्रकार हम करेंगे उसको भी सुन लीजिए आप, ताकि हमारा ये पाठ एक ही भाग में कंप्लीट हो जाए। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए हमको क्या करना होगा, अब कुछ भाग में इधर मिटा देता हूं, तो यहां पर इसको मैंने मिटा दिया। अब देखिए कि अब हमको संपूर्ण व्याख्या करनी है, तो व्याख्या करने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत में आपको पता होगा कि व्याख्या करने के लिए हम पहले लिखेंगे प्रसंग, ठीक है। फिर अब किसी की व्याख्या कर लो, मान लो इधर उषा की लाली का व्याख्या कर रहे हैं हम, तो उषा की लाली का ये आ गया पद्यांश, तो इसकी व्याख्या करनी है तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज
के अंतर्गत, के अंतर्गत। अब कवि का नाम लिखेंगे नागार्जुन, नागार्जुन द्वारा रचित कविता उषा की लाली, उषा की लाली, एक उदाहरण चिन्ह बंद कर देंगे, शीर्षक से अवतरित है, अवतरित है। इसमें कवि ने उषा की लाली या उषा कालीन सौंदर्य का, उषा कालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। ये क्या हो गया इसका प्रसंग। अब क्या होगा व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखना है, जो अभी विस्तार से मैंने बताया है उसको हम व्याख्या में लिखेंगे। और रही बात विशेष की, तो विशेष के अंतर्गत हमको क्या लिखना है, एक तो देखो खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, ठीक है। दूसरा हम व्याख्या क्या करेंगे, दूसरी में इस विशेष में हम लिखेंगे, देखो यहां पर बताया मैंने, कनक यायदा के शिशु रवि, अर्थात रूपक अलंकार आ गया, रूपक अलंकार, ठीक है, ये रूपक अलंकार हो गया। अब इसके बाद में यहां पर उषा कालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। उषा कालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। एक और लिख सकते हैं कि चित्रात्मक शैली, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पाठ की व्याख्या, प्रसंग और विशेष पूर्ण हुई, और इसके साथ ये पाठ भी कंप्लीट हमारा होता है। फिर भी कोई समस्या है तो अपने पास कमेंट बॉक्स रखा है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ करके और उसमें भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए